Hello everyone, welcome back again. Myself Kulbir Kadyan, Assistant Professor of Chemistry, Government College Israna. We will discuss about nuclear magnetic resonance. As we discussed in last class about precessing frequency, in this class we will discuss about what is resonance. In NMR spectroscopy, resonance is the absorption of electromagnetic radiations by a precessing nucleus and the resulting flip of its nuclear spin from a lower energy state to higher energy state. मीन्स क्या होता है कि भी आपका जो जिस फ्रीक्वेंसी के साथ न्यूक्लियस प्रिसाइज कर रहा है सेम फ्रीक्वेंसी की अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उस पर इरेडिएट की जाती है तो उसको एब्जॉर्ब करके जो आपका फ्लिपिंग हो जाती है न्यूक्लियस की स्पिन स्टेट की जो लोअर एनर्जी स्टेट में था वो पहले वो आपका हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा जैसा कि आपका लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया था। अब जो इंस्ट्रूमेंट होता है यूज करने के लिए उसको आप बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। अब इंस्ट्रूमेंट क्या करता है आपका कपलिंग नोट करता है प्रीसेसिंग फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की और उसको एज ए सिग्नल रिकॉर्ड करता है। अगर हम 1H न्यूक्लियाई की बात करें, अगर 1H न्यूक्लियाई आइसोलेटेड है तो सब हाइड्रोजन एटम्स के लिए एक ही सिग्नल प्रोड्यूस होगा। बट जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका हाइड्रोजन्स आइसोलेटेड नहीं होते, दे आर सराउंडेड बाय एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स विच आर क्लोज टू सर्कुलेट बाय द प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड फील्ड। अब आपको पता है कि भी आपका इलेक्ट्रॉन्स के साथ सराउंडेड होते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ। अब जब भी आप अप्लाइड फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है जो सराउंड कर रहे हैं हाइड्रोजन को वो क्या करेंगे वो भी आपका सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स की सर्कुलेशन है उससे आपका क्या होगा अप्लाइड फील्ड इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड अप्लाइड फील्ड की सर्कुलेशन से करंट प्रोड्यूस होगा। उस करंट को आप बोलते हैं डायमैग्नेटिक करंट और उसकी वजह से जो डायमैग्नेटिक करंट है वो न्यूक्लियस को सील्ड कर लेता है, उसको बचा लेता है। इस सील्डिंग को आप बोलते हैं डायमैग्नेटिक सील्डिंग। क्लियर? दोबारा रिपीट कर देते हैं। आपका जो करंट इलेक्ट्रॉन्स है उनके सर्कुलेशन से आपका जो करंट इंड्यूस होता है उसको आप बोलते हैं डायमैग्नेटिक करंट। और डायमैग्नेटिक करंट की वजह से जो डायमैग्नेटिक करंट न्यूक्लियर को सील्ड करता है उसको आप बोल देते हैं डायमैग्नेटिक सील्डिंग। जनरली क्या होता है आपका डिफरेंट हाइड्रोजन न्यूक्लियाई हैं उनका अब आपका कोई किसी में सील्डिंग है ज्यादा किसी में आपका डिसील्डिंग है तो उसका जो डिफरेंस होता है जनरली वो सील्डिंग और डिसील्डिंग की वजह से जो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस होता है दोनों डिफरेंट हाइड्रोजन न्यूक्लियाई की वो बहुत ही स्मॉल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो CH3Cl और CH3F हमारे पास दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, अगर अप्लाइड फील्ड आपका 7.05 टेस्ला है और जो फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होएगा दोनों में वो 360 हर्ट्ज ही होएगा। अगर आप उसको ppm में कन्वर्ट करें तो 1.2 पार्ट्स पर मिलियन, ओनली 1.2 ppm का डिफरेंस होगा दोनों की फ्रीक्वेंसीज में। नेक्स्ट आपका अब जो जितने भी आपके सिग्नल्स हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो एक रेफरेंस कंपाउंड के रिलेटिव मेजर किए जाते हैं। वो रेफरेंस कंपाउंड आपका होता है टेट्रामिथाइल सिलेन। जो टेट्रामिथाइल सिलेन होता है उसमें आपके जो ऑल 12 हाइड्रोजन्स है वो इक्विवेलेंट होते हैं। मींस उनका जो एनवायरनमेंट है उनकी जो सराउंडिंग जो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होती है सिमिलर होती है और सेंटर में इसमें आपका होता है सिलिकॉन एटम। इसको शॉर्ट में टीएमएस भी बोलते हैं। अब जितना भी आपका 1H एटम है, अब अगर आपका 1H एनएमआर स्पेक्ट्रम में आप क्या करते हैं जितना भी आपका हाइड्रोजन न्यूक्लियाई की आप निकाल रहे हैं फ्रीक्वेंसी वो सब आपका 12 हाइड्रोजन एटम है जो टीएमएस के उसके रेफरेंस में निकालते हैं। और अगर आप 13C एनएमआर स्पेक्ट्रम नोट कर रहे हैं तो उसमें जो सिग्नल रिपोर्ट किए जाते हैं वो जो 4 कार्बन एटम है आपके ये इन 4 कार्बन एटम के रेफरेंस में किए जाते हैं। तो मीन्स आपका जो रेफरेंस कंपाउंड है 1H एनएमआर लें या 13C एनएमआर दोनों में सेम रहता है वो क्या होता है आपका टेट्रामिथाइल सिलेन। अब जो केमिकल शिफ्ट क्या होती है एक वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट, व्हाट इज केमिकल शिफ्ट? केमिकल शिफ्ट क्या होता है पीपीएम में होता है एनएमआर सिग्नल फ्रॉम द सिग्नल ऑफ टीएमएस। मीन्स अगर टीएमएस सिग्नल को हम जीरो या मतलब अब रेफरेंस मान के चले तो उसकी रिस्पेक्ट में शिफ्ट क्या आई आपके जो आपका प्रोटॉन एनएम जो आपका प्रोटॉन का सिग्नल है आपका कार्बन का सिग्नल है उसकी क्या वैल्यू आई पीपीएम में उसको आप क्या बोलते हैं केमिकल शिफ्ट बोलते हैं। ये आपका जो इंस्ट्रूमेंट का जो आप डायग्राम दे रखा है ये आपका एक एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर है। एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, ये आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी इनपुट ऑसिलेटर है, ये आपका यहाँ पे आउटपुट ऑसिलेटर है, ये बीच में आपका सैंपल ट्यूब रखा जाता है। जिस भी सैंपल का आप एनएमआर कराना चाह रहे हैं उसको सैंपल को बीच में रखेंगे और ये आपका यहाँ पे एनएमआर स्पेक्ट्रम
विद इन ए सेकेंड आपका एनएमआर स्पेक्ट्रम आ जाता है स्क्रीन पे। अब एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर के लिए आपका एक तो पावरफुल मैग्नेट की रिक्वायरमेंट होती है, एक आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर चाहिए और एक रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर। और जनरली जो सैंपल हैं वो एक सोलवेंट में डिजोल्व किए जाते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज सैंपल क्या है आपका CDCl3 और D2O। यहाँ पे आपका जैसे क्लोरोफॉर्म है, वहां पे क्लोरोफॉर्म ड्यूटरेटेड क्लोरोफॉर्म यूज कर रखा आपने, CDCl3 ड्यूटरेटेड। जैसे ये ड्यूटरेटेड वाटर है, इसकी जगह आप ड्यूटरेटेड DMSO भी यूज कर सकते हैं एज ए सोलवेंट। जितने भी आपके सोलवेंट है वो आप ड्यूटरेटेड यूज करते हैं, क्योंकि अगर आप सिंपल हाइड्रोजन वाले यूज करेंगे तो हाइड्रोजन आपका इंटरफेयर करेगा आपका रिजल्ट में। वो जो सोलवेंट का जो हाइड्रोजन की पीक है वो आपका उसमें भी आएगी, आपका स्पेक्ट्रोग्राम में भी आएगी। इसलिए सोलवेंट आप ड्यूटरेटेड सोलवेंट लेते हैं और ये आपका क्या होता है, एनएमआर इनएक्टिव होता है। एंड अब इनको जब सैंपल ट्यूब में रखा जाता है तो आपका स्पिनिंग की वजह से आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर होता है, जो उसमें आपका सिर्फ 2 सेकंड में ही आपका स्पेक्ट्रम नोट किया जा सकता है। आपका स्पेक्ट्रम इस टाइप से आता है जैसा स्क्रीन में दिखा रखा है। जीरो जर्नली आप रेफरेंस आपका होता है, इसके रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं। अब दो टर्म आपकी बार बार यूज होती है, एक होता है आपका डाउनफील्ड, एक होता है आपका आउटफील्ड। जितनी भी आपका लेफ्ट में जो होती है आपकी जो पेपर है आपका, उसके लेफ्ट में, जीरो से लेफ्ट में आपका जितना भी स्क्रीन, जितना आप लेफ्ट में जाएगा सिग्नल, उतना ही आप ये बोलेंगे कि सिग्नल आपका डाउनफील्ड है। और जितना ही आप राइट में जाएंगे सिग्नल, उतना ही आप ये बोला जाता है कि अपफील्ड है। अब जीरो के जो आसपास होता है, जैसे 1 और 2 के आसपास है सिग्नल, वो आपका अपफील्ड है। और अगर सिग्नल 8 या 9 के पास आता है तो मीन्स वो डाउनफील्ड है। जितना ज्यादा डाउनफील्ड होगा वो उतना ही लेफ्ट में जाता जाएगा, और अपफील्ड होगा तो आपका राइट में जाता जाएगा। नेक्स्ट आपका इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स हैं, ये आपका टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।